अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 74 ईद के बाद पहला लेक्चर हमारा स्टार्ट हो गया है जी। और ईद से पहले अगर आपको याद है तो हम लेबर कॉस्टिंग कर रहे थे। ये लेबर, ये स्पेलिंग थे इसके, लेबर कॉस्टिंग, ठीक है जी। तो इसमें आसान सा टॉपिक था। इसके अंदर मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अकाउंटिंग फॉर लेबर जो है ये हमारे सिलेबस में जो है, इसके अंदर लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशन है जो हमने सीखी थी कि ये 3 तरह से हम वेजेस पे करते हैं। पीस वेज सिस्टम, वैसे तो ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह से, यूनिट बेस या पीस बेस और आर बेस पे। पीस बेस या यूनिट बेस के ऊपर सिंपल स्ट्रेट पीस रेट भी होता है, विद गारंटीड वेज भी पीस रेट सिस्टम होता है, और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी होता है, इसमें भी गारंटीड वेजेस आती हैं। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर ली थी हमने एक आध सवाल करके, ताकि पता हो कैलकुलेशन कैसे करनी है। बाकी आप नोट कर रहे होंगे कि सवालों के अंदर ये एक आधे ऑप्शन के तौर पे आ जाता है पीस रेट सिस्टम, और है बहुत सिंपल। पीस रेट सिस्टम में जितने यूनिट्स बने, यूनिट की बेस पे पेमेंट होनी है, पर यूनिट पेमेंट गिवन होती है, यूनिट्स गिवन होते हैं, हम उससे वेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। असल तो सर्कस यहाँ पे, ठीक है। आर्ली वेज रेट सिस्टम के अंदर बेसिक पे हम पे करते हैं, कुछ ओवर टाइम पे करना पड़ता है अगर ज़्यादा काम करवाएं तो, और अगर उनको हमने मोटिवेट करके कम वक्त में ज़्यादा काम करवाना है तो हम उनको एफिशिएंसी का बोनस भी देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको कहा था बेसिक एक फॉर्मेट है। अगर वो वेजेस की कॉस्ट मांग ले तो उसमें बेसिक पे में हम सारे आर्स ले लेते हैं, ठीक है, और ओवर टाइम में सिर्फ फिर हम प्रीमियम लेते हैं। अल्टरनेटिव भी था इसका कि आप बेसिक में सिर्फ बेसिक वाले आवर्स ले लें और ओवर टाइम में फिर टोटल अमाउंट लेनी पड़ती थी। खैर, बोनस का ताल्लुक जो है वो इस टोटल आवर्स के साथ बेसिकली इस तरह से नहीं होता, बल्कि अलाउड टाइम और एक्चुअल टाइम के डिफरेंस से जो आवर्स बचते हैं उससे हम बोनस प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। ओवर टाइम के आवर्स कैसे निकलते थे कि आज थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी, सवाल करते हैं। टोटल एक्चुअल आवर्स याद है? सीएमए की क्लास है ये, कैफ 3 सीएमए की जी। टोटल एक्चुअल आवर्स जो वर्क किए और नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो वीक के अंदर होते हैं, इनका डिफरेंस ओवर टाइम के आवर्स निकलते थे। और ओवर टाइम का प्रीमियम नॉर्मली होता है नॉर्मल रेट से थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं ओवर टाइम में। सेव्ड आवर्स कैसे निकालते थे हम? टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वो जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता था कि इतने घंटे में एक यूनिट बनना चाहिए। हम कहते थे जी टोटल जो 30,000 यूनिट अगर बने तो अगर 1.5 घंटे में एक यूनिट बनना चाहिए था, तो इसका मतलब 45,000 घंटे में ये 30,000 यूनिट बनने चाहिए थे। अब अगर किसी बंदे ने वो 45,000 घंटे की बजाय 40,000 घंटों में बना लिए तो 5,000 घंटे उसने क्या कर लिए? सेव। तो वो सेव्ड आवर्स को फिर आप बोनस के प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी सी बात हमने ये की थी कि एम्प्लॉयज़ को हम जो बेसिक वेज पे करते हैं बस वही डायरेक्ट लेबर है। वैसे तो सारी लेबर कॉस्ट अगर डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो आ ही जाती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में आने का मसला नहीं है। वैसे अगर कोई वो ये आपसे बाइफर्केशन करवा ले तो याद रखना कि जो एम्प्लॉय को हम बेसिक वेजेस पे करते हैं वो बेसिक वेजेस डायरेक्ट वेजेस हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ को पे की जाने वाली हर वो चीज़ जो बेसिक वेजेस के अलावा है, चाहे वो ओवर टाइम का प्रीमियम है, चाहे वो बोनस है, चाहे वो लीव इन कैशमेंट है, कुछ भी है ऐसी वो चीज़ जो हमने एम्प्लॉयज़ को, लेबर को पे की है और वो बेसिक वेज के अलावा है, वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। लेकिन बात ज़ाहिर है इसकी इस वक्त ज़्यादातर किस सीएमए के अंदर किस लेबर की चल रही होती है? जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद लेबर है। इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चक्कर चल रहा है, और अल्टीमेटली ये दोनों ही कहाँ जानी है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जानी है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बनाते थे, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस, और फिर ओवरहेड्स के अंदर इनडायरेक्ट मटीरियल भी आ जाता था और इनडायरेक्ट लेबर भी। तो बात किसकी हो रही है? ये प्रोडक्शन लेबर की, ठीक है ना। अच्छा, ज़्यादातर बात, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको ये बात भी की थी, एक मिनट ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही एडमिन डिपार्टमेंट भी है, सेलिंग डिपार्टमेंट भी है। ये तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनको हम फिक्स सैलरी पे करते हैं। इनको हम फिक्स सैलरी प्लस कुछ कमीशन प्रॉफिट का या सेल का इस तरह से हम पे कर देते हैं। लड़ाई होती ही कहाँ पे है? जो प्रोडक्शन की लेबर होती है। तो वहाँ पर फिर बात इसीलिए टेस्ट भी ज़्यादा ये वाला हो रहा था, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन की लेबर के ऊपर हम ये सारी बात कर रहे थे, ज़्यादातर यही टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ सवालों के सोल्यूशंस मेरे एंड पे बिल्कुल पेंडिंग है। सोल्यूशन भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोगों ने ईद एंजॉय की, मैंने भी ईद एंजॉय की, कोई काम नहीं किया, ठीक है। और ये इंशाल्लाह आपको क्योंकि अब कल वाला संडे तो ऑन है, तो कल तो हम इंशाल्लाह सीवी स्टार्ट कर देंगे। या आज सिर्फ इसको ख़त्म करना रहता था, एक सवाल अहम रहता था और एक आधा फिर एडिशनल कराऊंगा, क्योंकि आपकी शक्लें बता रही हैं कि आप भूल गए कि क्या किया था ईद से पहले, ठीक है। तो
अब फिलहाल तो मैं CVP के नोट्स आज जाके बनाऊंगा और लेबर के नोट्स फिर 1-2 दिन के अंदर आपको मैं इंशाल्लाह अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। नोट्स प्लस जो सोल्यूशन रहते हैं वो मिल जाएंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे इस सारे प्रोसेस में, परेशान नहीं होना, ठीक है। कुछ सवाल मैंने आपको करवा दिए थे, पहला दूसरा करवाया था, चौथा भी करवा दिया था, तीसरा, पाँचवा, छठा ये होमवर्क में थे, 7वां करवा दिया था, 8वां हो गया था, 9वां मुझे आज करवाना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये 9th क्वेश्चन मैं आज करवा दूँ ताकि ज़रा रिवाइज हो जाए कि 8वें क्वेश्चन में क्या किया था। वैसे किसी बच्चे ने, बाय द वे पूछ रहा हूँ, ऐसे ही बस ऐसे ही किसी ने ये घर पे ट्राई किया हो? माशाल्लाह 2 बच्चों ने ट्राई कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब आप लोगों को कोई काम नहीं रहा है। देखो बच्चे हंस रहे हैं मुझ पे और आप पे, ये पूछने वाले को देखो और बताने वालों को देखो। तो क्या ख्याल है, ये सवाल जिन्होंने किया था हो गया था? फिर हो गया था, क्विकली कर लें, फिर 15 मिनट में हो जाना चाहिए सवाल, ठीक है। क्योंकि ये सवाल हमने किया था 2009 वाला सवाल और फिर 2022 के अंदर ये सवाल आया हुआ है। 2009 वाला सवाल याद करें क्या था, ये टॉय वाला, ये सवाल तो याद है ना? अच्छा ये इससे पहले किस किसने लेक्चर क्लास में नहीं लिया था, फिजिकली नहीं लिया था और ऑनलाइन ले लिया था? ऑनलाइन कोई ऐसा भी जिन्होंने ऑनलाइन भी नहीं लिया, मौजे मारो फिर जिन्होंने अभी तक वो भी नहीं लिया हुआ लेक्चर। खैर, तो इसके अंदर कुछ ऐसा था कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि जी वो परफॉर्मेंस को अच्छी नहीं आ रही और वो सोच रहे हैं कि वेजेस को इंक्रीज़ कर दें और बोनस इंसेंटिव जो है वो ऐड करें, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाएंगी। तो हमने कहा था फिर इसके अंदर 2 ऑप्शंस आ गए, एक तो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है और एक जो प्रपोज्ड है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास करीबी यहाँ पे मिल जाएगा हमें इंशाल्लाह। ये कौन सा सवाल है, ये तो ऊपर चला जाए ना, क्वेश्चन नंबर 4 तो ऊपर भेजें। इधर ही ठीक है, इसकी कभी ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सवाल हमारा रहा ये जो हमने सवाल किया था, इसके अंदर फिर मैंने आपको कहा था 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड, सारी की सारी कॉस्ट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, और टोटल कॉस्ट ही जो है वो कंप्यूट करो रिवाइज सिचुएशन में और सिलेक्ट कर लो जो लोएस्ट कॉस्ट है। तो ये हमारा सवाल बना था, एग्जिस्टिंग मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद रिजेक्शन थी, फिनिश गुड्स की रिजेक्शन थी और वो स्क्रैप के तौर पे बिक रहे थे, तो वो भी हमने कहा था कि ये कॉस्ट को सेव कर देगी, तो नेट में कॉस्ट ये आई थी। और प्रपोज जो उन्होंने कहा था वेजेस बढ़ा दें और इंसेंटिव ऐड करें, उस वजह से जो चेंजेस आई थी, मटेरियल के अंदर वेस्टेज चेंज हुई थी, ठीक है, और लेबर की एफिशिएंसी वजह से कुछ कॉस्ट लेबर की कम हुई थी, ज़ाहिर है और कम हुए तो वेरिएबल ओवरहेड भी थोड़े से शायद कम हो गए थे। तो ये कंपैरिजन के अंदर हमने देखा था कि रिवाइज प्लान बेहतर था, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मेरे ख्याल से वो ये पॉइंट था, मेरे ख्याल से ये नया पॉइंट था। बाकी तो सब बेसिक्स जब हमने की थी ना, तो इतने को इस काबिल हम हो गए थे कि फिर लेबर के पहले 2 लेक्चर लेने के बाद हम ये वाला सवाल जो है वो बेसिक्स स्टार्ट वाले 6 लेक्चर और लेबर के पहले 2-3 लेक्चर्स करने के बाद हम ये सवाल हाथ पांव मार सकते थे इसमें। ये एक नया पॉइंट हमने पढ़ा था। वो नया पॉइंट क्या था? वो नया पॉइंट ये था कि रॉ मटेरियल की वेस्टेज इनपुट पर यूनिट इंक्लूडेड है उसके अंदर 7%, यानी कि ये क्या है, 5 kg जो हमें सवाल में गिवन है, ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? इनपुट। और वो कहता है कि इट वुड रिड्यूस टू, यानी कि 7 से 3 पे चला जाएगा। तो मैंने कहा था यार ये जब भी आ जाएगा ना तो मसला है। इसे पूरी कहानी फिर हमने देखी थी। हमने कहा था कि देखें जी, असल में ये 5 इनपुट गिवन है एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, जिसमें 7% जो है वो लॉस का शामिल है। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि आउटपुट कितना आया हुआ है। आउटपुट यहाँ पर ना गिवन थी सवाल में कॉस्ट, उन्होंने कहा भी है, ये देखो ना यहाँ पे क्या गिवन था, बिल्कुल इस जैसा सवाल है अगला, इसलिए मैं जरा इसकी बेस बना रहा हूँ कि ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। एक यूनिट पर 5 किलो इंटू 40, 5 किलो मटीरियल लगता है, 40 रुपए के हिसाब से 200 रुपए का 5 किलो मटीरियल लगता है कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या था? इनपुट। अब अगर 7% लॉस हो जाता है तो फिर जो फिनिश गुड्स पड़ी होंगी उसमें कितना पड़ा हुआ है मटीरियल, वो हमें पता नहीं था। तो ये देखो, ये कहानी असल में थी, 5 का 7% लॉस हो जाता है तो फिर आउटपुट में कितना पड़ा होता है, ये हम यहां से इधर आए थे, ठीक है। 5 का 7% कितना बनता है? बोलो जल्दी कैलकुलेट, ताज़ा करो। ये मैं आपको वार्म अप कर रहा हूँ, वार्म अप हो रहे हैं आप लोग, वार्म अप जी। 0.35, अगर 0.35 लॉस हो जाता है तो फिर फिनिश गुड्स के अंदर आउटपुट यानी कि फिनिश गुड्स के अंदर कितना पड़ा होता है? 4.65।
अब इतना फिनिश गुड्स में पड़ा रहना चाहिए। अब लॉस की परसेंटेज चेंज होने से इसने चेंज नहीं होना, लॉस की परसेंटेज चेंज होने से इसने चेंज होना। यानी अगर हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हमारा लॉस 7% हो रहा है तो आउटपुट ने यही रहना है, इनपुट 5 था। अगर मेरा लॉस रिवाइज्ड के अंदर बढ़ता है तो क्या चीज बढ़ेगी? ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा। ये तो फिनिश गुड्स में होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर लॉस 7 से 10% पे जाना है तो मुझे इनपुट 5 से भी ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर लॉस 7 से 5, 4, 3% पे नीचे आना है तो फिर मुझे इनपुट कम करना पड़ेगा। यहां पे मेरी मटेरियल कॉस्ट लॉस बढ़ने से बढ़ेगी या लॉस कम होने से कम होगी, ये नहीं बदलना। अब सवालों में आमतौर पे ये गिवन होता था, इस वजह से हमारी कहानी या परसेंटेज इधर जोड़ देते थे या परसेंटेज इधर। ये सिंपल सवाल थे। तो ये पहला सवाल हमने देखा था जिसके अंदर इनपुट सवाल के अंदर गिवन थी और लॉस की परसेंटेज लॉस जो बनता है वो उसके अंदर जाहिर शामिल था। तो फिर पहले हमने क्या किया, आउटपुट निकाला जो फिनिश गुड्स में होना चाहिए। अब जब ये निकल आया ना तो प्रपोज सिचुएशन में इसको यहां पे रख दिया। अब ये हमारा वो पुराने वाला सवाल बन गया। आउटपुट कितना है जी? 4.65। जैसे हमने वो सबसे पहली दफा टारगेट कॉस्टिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था लॉसेस वाला, और उसमें लिखा होता था ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ फलां चीज रिक्वायर्ड इतने किलोज ऑफ मटेरियल। तो ये सवाल अब वो बन गया। ईच क्या चीज बना रहे थे वैसे बाय द वे? मैं जरा जुमला अच्छा हो जाएगा, चल रहने दे यार, इतनी देर से मैं पता नहीं लाहौर पहुंच जाना सी। सिंगल प्रोडक्ट, अच्छा जी ठीक है, उन्होंने भी कुछ नहीं दसा जी। तो अब यहां पे सवाल वो बन गया पुराने वाला, जहां पे वो कहा करता था ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर 4.65 kgs ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस इज 3% ऑफ इनपुट, इनपुट इज नॉट गिवन। ये अब सवाल वही बन गया। तो फिर 3% ऑफ एक्स, ठीक है, और यहां पर एक्स, तो वो फिर हमने अब फिर ये सारी कहानी ये 2 दफा करने का, यानी कि मैंने पहले यूं सिखाया था कि पहले आप एग्जिस्टिंग आउटपुट निकालें, फिर रिवाइज इनपुट निकालें, फिर इससे रिवाइज इनपुट से पकड़ के जो है वो आपने ये रिवाइज इनपुट मैंने डायरेक्ट निकलवाया था बेसिकली, ठीक है ना। मैंने कहा था कि इतनी लंबी कहानी ये सिर्फ देखना है कि जब भी कभी लॉस की 2% गिवन हो तो कहानी तो असल में ये बनती है। कोई भूल जाए तो ऐसे कर ले, अपना फॉर्मूला लिखे, यहां पर लिखकर पहले इधर आए फिर यहां से इधर लिखे। अब ये पुराने वाला जैसे कई लॉसेस वाले सवाल के थे ये वैसा बन गया। परसेंटेज इसके साथ जुड़ी हुई है तो एक्स अज्यूम किया उसको और ये काम हो गया। लेकिन मैंने कहा था इतनी देर पर्चे में नहीं लगानी, बस या एंड में रिवीजन क्लास में भी ना एक जगह पे आपको इकट्ठी करके चीज़ें दूंगा, ठीक है ना। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1% गिवन है तो क्या करना है और 2 है तो क्या गिवन है। लेकिन वो सीख भी तो लिया ना, सीखना तो सारे सिलेबस में आहिस्ता आहिस्ता करके होता है, ठीक है। अब अगर याद रखने वाली बात क्या है, अगर मटीरियल की वेस्टेज की 2% गिवन है तो फिर आपने ये नहीं करना सिंपल कि आपको गिवन है जी 4.65 तो डिवाइडेड बाय 0.97 कर लेंगे तो आपका, वैसे इसका आंसर तो यही आता है। करो जरा 4.65 डिवाइडेड बाय 0.97 करो जरा, जो हम करते आए आज तक, जो करते आए। लेकिन ये तब हो जब ये गिवन हो, ये गिवन नहीं था, इनपुट गिवन था 2% की, पुरानी वाली परसेंटेज ये, नई वाली ये। तो जब ये काम करना हो तो फिर एक याद रखना शॉर्टकट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। शॉर्टकट क्या था रिवाइज इनपुट निकालने का? जो इनपुट इस वक्त गिवन है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो जिस पर इस वक्त मौजूद है, यानी कि वो 1 माइनस 7%, 1 माइनस 0.07 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो 1 माइनस जो नई वाली आ रही है 1 माइनस 0.03%। तो आपका आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा। सारी डिस्कशन के बाद ये आपका शॉर्टकट बना था। तो ये सबसे अहम बात थी हमारी ईद से पहले वाले लेक्चर की, जो आप लोगों ने घर पे लेना भी नहीं पसंद किया। तो कोई बात नहीं, आज अब हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। आज इतनी लंबी कहानी नहीं करेंगे, करना चाहें तो घर पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये अगले वाले सवाल के अंदर सेम यही वाला पॉइंट दोबारा से टेस्ट हुआ था, ठीक है। शुरू करें जी काम। तो ये खैर दोबारा से कर लेते हैं ताकि सारी बातें फिर रिवाइज हो जाएं। ज़रा इस सवाल को पढ़ लें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने वैसे ही ज़रा रिवाइज कर दिया। खैर क्वेश्चन का सलूशन आपके पास मौजूद है, इधर देखें। तो इसके अंदर यही वाली कहानी थी, एग्जिस्टिंग के अंदर और रिवाइज के अंदर। तो ये 5 किलो एग्जिस्टिंग में लग रहे थे, रिवाइज के अंदर ये कुछ कम हो जाने थे क्योंकि वेस्टेज कम हो रही थी। वेस्टेज कम हो रही है तो मटेरियल इनपुट कम करेंगे तो कॉस्ट कम होगी। यही तो फायदा हो रहा है, इस इंसेंटिव का यही तो फायदा हो रहा है कि ध्यान से काम करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे। वेस्टेज कम करेंगे तो हमें मटेरियल कम खरीद के डालना पड़ेगा ना। ज़ाया कम करेंगे चीज़, ज़ाया कम होने से कॉस्ट तो बचनी है। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह का काम दोबारा करते हैं। आ जाए अगले सवाल में। आज सर ने गेम पाई है, बच्चे पूरे कर, सवारियां पूरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये रह गए थे क्या करें, वरना मैंने करा देना था आज सीपी स्टार्ट।
बता देना आप सबको, कल की नॉर्मल क्लास चूँकि नॉर्मल ऑन है, 6 दिन आपको छुट्टी इसलिए दी थी कि हुकूमत की 3 दिन छुट्टी आप 6 दिन करके आएँ ताकि आ जाएँ, फिर भी आप लोग पूरे नहीं हुए। अब कल मैंने सी भी स्टार्ट कर देना, ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, डिटरमिन वेदर AL शुड इम्प्लीमेंट द प्रोपोज्ड वेज प्लान और हायर सब्स्टिट्यूट लेबर। शायद ये दो मसले हो, शायद ये दो ऑप्शन हैं, प्रोपोज वेज प्लान या सब्स्टिट्यूट लेबर, दो ऑप्शन, ठीक है ना। तो सवाल पढ़ते हैं, पता लग जाएगा। ये बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि लेबर कॉस्टिंग के अंदर 3 तरह के सवाल आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशन, ये तो मतलब अब नहीं आता, ठीक है। लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशन ही यूज हो रही है, लेकिन किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर के अंदर। तो ये डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर के सवाल, यही सवाल आपने करने भी है रिवीजन के अंदर। इक्का दुक्का को मैं रिवीजन प्लान के अंदर ऊपर वाले सवालों में से भी को डाल दूंगा, वैसे सवाल करने वाले यही हैं। ये आपका जो टॉय, उसके बाद अर्जेंटीना, सेंटोरस और जिरकोन, बस ये 4 सवाल हैं। और 5वां को एक आधा जो है वो मैं कोई रिसेंट में से 1-2 पिछले अटेम्प्ट में से शायद इसमें नहीं आया, वो भी डाल दूंगा रिवीजन प्लान में, रिवीजन क्लास में करवाऊंगा या किसी टेस्ट में दे दूंगा, बाहर रिवीजन प्लान में डाल दूंगा। तो ये 5 सवाल मोर देन इनफ। लर्निंग कर्व अलग है, लर्निंग कर्व के 3 से 4 सवाल हमने इंडिपेंडेंट भी किए थे जब 3 दिन लगाए थे, और लर्निंग कर्व जहाँ जहाँ आता है वहाँ वहाँ हम उसको यूज़ भी करते आ रहे हैं। तो ज़्यादा ये टेस्ट होता है, और ये भी अब काफ़ी पसंद आ गया ICAP को, ये यूज़ होता है, इन दोनों के अंदर नॉर्मली यूज़ हो रहा था, ठीक है ना। तो इस वक्त बात किसकी चल रही है, हम जो कल से ईद से पहले से लगे हुए हैं, ईद से पहले जो हफ्ता था उस दिन हमने डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर शुरू की थी, तो उसी का आज ये दूसरा लेक्चर है। मैंने आपको कहा था 3 से 4 दिन लगते हैं, और मैंने कहा था 4 दिन ही लगते हैं, तो ये चौथा दिन है, आखिरी है, कल सी भी स्टार्ट हो जाना है। मैं बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता दो कि आ जाए, इससे ज़्यादा देर करेंगे तो मारे जाएंगे। हॉस्टल वैसे खुल चुके हैं, सारा कुछ सब चालू हो गया है, कोई बहाना भी अब तो नहीं है। अच्छा पढ़ो जी। अर्जेंटीना लिमिटेड इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जिंक विच रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड लेबर। हो जैसे आप लोग हैं, ठीक है। AL's budgeted production for the year is 1,20,000 units. The breakup of existing variable cost per unit of zinc is as follows. ये कहाँ से आ गया, ये कुछ और, ये उसका चल रहा है, ऊपर वाले का चल रहा है मेरे ख्याल। चलो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है यार, आप जरा साइड पर, मुझे लग रहा है कि आप इधर ही हैं, आप इधर थोड़े ही, आप तो इधर हैं शायद, बाकी देख लेंगे, आपकी ज़रूरत पड़ी हमें तो। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट, एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, और फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा रॉ मटेरियल, अच्छा अब ये इस तरह का टेबल ना, ये आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लाजमी मिला करेगा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट टाइप चीज़ है, ठीक है, पर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड टाइप चीज़ है। बस छोड़े इसको, क्या होता है उस टॉपिक में देखेंगे। सादा बात है, एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट के ऊपर रॉ मटेरियल 4 किलो लगता है, और हर किलो ऑफ रॉ मटेरियल 100 रुपए का है, तो टोटल एक यूनिट पर कितना मटेरियल लग गया, 400 का, सिंपल, ठीक है। एक यूनिट के ऊपर 1.5 घंटा लेबर का लगता है, और हर लेबर का घंटा हम 200 रुपए के हिसाब से पे करते हैं, ठीक है जी। तो ये 300 रुपए की कॉस्ट आ गई, और वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो 125 रुपए गिवन है, और गिवन पर यूनिट ही है, तो मसले ख़त्म हो गया। जितने यूनिट्स बनाएंगे, 120 बनाए तो 120 इंटू 125, इससे ज़्यादा कम हुए तो अगर खुदा, अच्छा ज़्यादा कम हो सकते हैं, ज़्यादा कम हो सकते हैं। 120,000 यूनिट्स वो कैरियर प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ सकती है, क्यों? एक मिनट जी, लॉसेस हो सकते हैं भाई। जब एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ये है तो यही करनी है, तो हमारा डिमांड यही होगी, इससे ज़्यादा नहीं, कैपेसिटी भी नहीं होगी, रखने की भी गुंजाइश नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाने। इससे ज़्यादा कब बनाने पड़ सकते हैं, जब फिनिश गुड्स में रिजेक्शन आ जाए। 120,000 यूनिट्स अगर बनाने और तो 2-4% रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा बनाएंगे तो 120 पूरे होंगे ना, ये एक सिचुएशन थी। तो अगर मैंने कहा था सवाल, ये भी हफ्ते वाले दिन कहा था, ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया लेक्चर, अगर सवाल में फिनिश गुड्स की रिजेक्शन आ जाए तो सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकालो, क्योंकि जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उतनों के लिए मटेरियल चाहिए, उतनों के लिए लेबर चाहिए, उतनों पर ही ओवरहेड्स लगने। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, शायद यहां पे लिखा भी था, बहरहाल आपको लिखवाया था रिजेक्टेड यूनिट्स के बारे में। ये रेट ऑफ रिजेक्शन सवाल के अंदर गिवन हो तो मैंने लिखवाया था ना गालिबन, मैंने लिखवाया था गालिबन कि अगर सवाल के अंदर रिजेक्शन ऑफ फिनिश गुड्स गिवन हो तो सबसे पहले आपने प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने, ठीक है। चलो इस सवाल में शायद होगा तो फिर देखेंगे 120 बनने हैं, उससे कम ज़्यादा। आगे बढ़ो।
प्रेजेंटली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, हमें हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए और इस वक्त शॉर्टेज है उसकी। शॉर्टेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मौजूद है ना तो उनको संभाल के रखना पड़ेगा। वो इधर भी मुंह मारेंगे, उधर भी मुंह मारेंगे, ठीक है, वो इधर भी भागेंगे, उधर भी भागेंगे, आपको उनको रोक के रखना है। आसपास भी लोग चीलों की तरह चाहे वो उचकने के लिए उनको तैयार होंगे। हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर आप शॉर्टेज में, जाहिर सी बात है, तो उनकी डिमांड ज़्यादा है ना, तो अब उनको रोकना ज़रूरी है, अपना काम चलाने के लिए उनको रोकना ज़रूरी है। अब वो कहता है presently there is shortage of skilled labor in market and consequently management of AL foresees a high labor turnover। उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग किसी वक्त छोड़ के जा सकते हैं, किसी वक्त छोड़ के जा सकते हैं, कोई डिमांड ज़्यादा है ना, तो कोई अच्छी ऑफर मिल गई तो वो छोड़ के चले जाएंगे। इन केस ऑफ हाई लेबर टर्नओवर, अगर ये चले गए, AL वुड बी रिक्वायर्ड टू हायर सब्स्टिट्यूट लेबर, अगर वो चले जाते हैं तो उनको सब्स्टिट्यूट लेबर हायर करनी पड़ेगी, ठीक है, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। लेकिन उनको पैसे तो यही देंगे, क्या मतलब 200 पर आवर के हिसाब से उनको सब्स्टिट्यूट लेबर हायर करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ मसले उसमें हैं, कुछ इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी। एक काम कर रहे हैं ना, स्किल्ड लेबर, हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है, वो काम कर रहे हैं तो सही काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो छोड़ गए तो नया बंदा ले भी आएंगे तो शायद उनको उतना तजर्बा नहीं होगा, कुछ इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी उस वजह से। क्या है जी, रॉ मटेरियल वेस्टेज आज 4% से 5% पे बढ़ रही है, कल कम हो रही थी। अब अगेन वही बात, इस सवाल के अंदर तो खैर उसने ये बात भी नहीं लिखी, यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था, ये रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%। यहाँ पर उसने कहीं लिखा हुआ है कि फ्रॉम 4 to, यहाँ ऐसे लिखा हुआ उसने कि द रॉ मटेरियल इनपुट, अगर लिखता ना इसी तरह से तो यूं लिखता, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 4%। इट वुड रिड्यूस टू, ऊपर क्या लिखा होता है, इट वुड रिड्यूस टू, यहाँ पे क्या लिखता, इट वुड, मैं ऊपर जैसा जुमला बना रहा हूँ, इट वुड इंक्रीज टू 5%। यानी अगर ये जुमला, इस सवाल वाला सारा सवाल वैसा ही था जो ऊपर वाला था, जुमला थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर जुमला ये वाला यूं लिखा होता तो ये वाला जुमला और ये वाला जुमला, कंपेरिजन करें, कंपेरिजन, समझ आ रही है बात की, तो उसने वहाँ पर बता दिया था रॉ मटेरियल इनपुट, लेकिन ये उधर जुमला तो मैंने बाद में पढ़ा था। मैं ये बात इत्तेफाक से पहले ही आपको समझा गया था हफ्ते वाले दिन सवाल करते हुए कि देखो बेटा ये क्या गिवन है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट एक तरह से गिवन है कि पर यूनिट इतनी कॉस्ट है, पर यूनिट इतनी कॉस्ट पड़ती है, पर यूनिट 5 किलो मटीरियल लगता है। अब अगर मटीरियल की वेस्टेज है तो ये इनपुट है, आउटपुट इससे कुछ कम आता होगा। अब ये बात वहाँ पे सीखी हुई यहाँ पे काम आनी थी, ये कॉस्ट पर यूनिट है, यानी आपको एक यूनिट के लिए 4 किलो मटेरियल कॉस्ट होती है, आपकी एक यूनिट के लिए 4 किलो मटेरियल कॉस्ट होती है, मतलब 4% लॉस भी हो जाए तो ये यूनिट तैयार हो जाता है। 4 किलो लगाते हैं तो 4% लॉस होने के बाद ये यूनिट बनता है ना। तो कॉस्ट का मतलब ही क्या है, एक यूनिट पर कितना मटेरियल लगा, भाई 4 किलो लगा, खरीद के जो वो लाए थे 4% लूज हो गया, तो कॉस्ट कितनी, देखो ना, आपको मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी आधा किलो लॉस हो जाता है मिसाल के तौर पे, तो 3.5 किलो आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन मुझे खरीद के कितना लाना पड़ेगा एक यूनिट बनाने के लिए, 4 किलो, तो इनपुट 4 किलो, उसके अंदर लॉस पड़ा ही होता है, ठीक है। तो अगेन वही वाली सिचुएशन बनी, बस जुमला थोड़ा सा उन्होंने जरा बदल कर लिख दिया, आपको पता होना चाहिए था। तो कॉस्ट गिवन है, ठीक है, ये क्या है, अगेन ये क्या है, इसको क्या लिखूंगा मैं, जैसे यहाँ पर लिखा था, ये क्या है, इनपुट, ये क्या है, 4 किलो क्या है जी, इनपुट, डन, वही वाली सिचुएशन बन गई। अब एग्जिस्टिंग के अंदर ये 4 किलो लगता है और 4% लूज होता है, अगर हमने सब्स्टिट्यूट हायर कर लिया तो ये 5 किलो पे चला जाएगा। अब 4 किलो वाला तो मतलब एग्जिस्टिंग वाला तो यही वाली कॉस्ट आ जाएगी 400, लेकिन जब रिवाइज पे जाएंगे तो हमें 4 को पकड़ना है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जिस पर मौजूद है वो 1 माइनस 0.04 करेंगे तो 0.96 और डिवाइड करेंगे पॉइंट, वैसे ही जरा
वैसे ज़रा अपने तौर पे ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 4 kgs क्या है? इनपुट। पूरी कहानी करोगे तो वही निकलेगी। चलो पूरी कहानी भी जल्दी से करते हैं, ज़रा इस जगह पे फिट करते हैं, फिर मैं मिटा दूंगा। यहाँ पे अब क्या गिवन है जी आज? 4, और ये क्या गिवन है जी? 4% ऑफ 4, तो ये क्या निकल आया जी? करो ना, 4 का 4%, 3.84। उसके बाद ये 3.84 बन गया। अब यहाँ पर 5% ऑफ x करना है, तो ये डिवाइडेड बाय जी 4.04। ये क्या हुआ? बढ़ क्यों गया? कल तो कम हो रहा था, आज बढ़ क्यों गया? हाँ, कल लॉस की परसेंटेज एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से बेहतर हो रही थी, कम हो रही थी, आज बढ़ रही है। बात समझ आई? तो ये 4.04 निकला। इतनी लंबी कहानी के बाद इसको वापस कर दें, क्योंकि ये हमारा सवाल दूसरा था वहाँ पे। अब मैं ये पूरी कहानी नहीं कर रहा, ठीक है? ओके डन। अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, बताना जहाँ ब्रेक लग जाए। ये सही हो गया, पुराना सवाल बन गया। अब ये सारी कहानी करके मैंने कितना निकलवाया था आपको? 4.04। यही मैंने आपको कहा है कि आपने ना डायरेक्ट कर लेना। आपने कहना जी 4 इनपुट है, इसको डिवाइड करो जिस पर जाना है। जिस पर जाना है वो 9% वेस्टेज है ना, सॉरी 5% वेस्टेज है ना, तो 100 माइनस 5% कितना बनता है? 95%। तो 0.95, ये 95% है, इनटू जिस पर मौजूद है। बताओ आंसर। तो ये डायरेक्ट निकल आता है। अब सीख लिया हमने, तो सीखा हमने तफसील से था। अब शॉर्टकट है, पर्चे के अंदर कभी भी 2 रिजेक्शन रेट्स आएंगे ना, तो फटाफट ये काम कर लेना है। बैक ऑफ द माइंड आपके वो सारा कॉन्सेप्ट मौजूद है, ठीक है? वो पूरी कहानी तो ये है, ये पूरी कहानी बस अब आपके दिमाग में होनी चाहिए। पर्चे में इतना टाइम नहीं होता कि यूं नक्शे बना बना के आप ये करते रहो। पर्चे के लिए तो सिखाया जा रहा है आपको मुख्तलिफ सवालों के अंदर। अब 2 सवालों मैंने कंपेयर करके आपको दिखाया, ठीक है? और ये यहीं पे नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर इंशाल्लाह 3-4 दफ़ा ये फिर आना है, ठीक है? ये बड़ा फेवरेट है ICAP का। लॉसेज वैसे फेवरेट है, और लॉसेज में ये वाला भी फिर फेवरेट है, ठीक है? तो ये आएगा, अभी काफ़ी दफ़ा आएगा इंशाल्लाह, जान नहीं छूट दी इसको। तो जब तक ये बार बार आते आते 2-3 बार और आना, आपको पता है, उसके बाद आपको याद हो जाना, आपके लिए रूटीन बन जानी है। हर चीज़ पहली बार ज़रा मुश्किल लगती है। चलें जी, इसका मतलब एग्जिस्टिंग में हम मटेरियल वही उठा लेंगे, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसके लिए फिर हम 4.04 kgs इनपुट करेंगे। समझ आ रही है बात की? अच्छा, ये एक और इनएफिशिएंसी भी है जी। एक तो इनएफिशिएंसी ये आ गई कि आपकी मटेरियल की वेस्टेज बढ़ जाएगी, इनएफिशिएंसी हुई ना। दूसरी इनएफिशिएंसी क्या है? इंक्रीज ऑफ फिनिश गुड्स रिजेक्शन रेट फ्रॉम 3% टू 4%। अच्छा, अब ये जो है ना, ये फिनिश गुड्स का हमेशा ये सिंपल ही तरीका होता है, ठीक है? फिनिश गुड्स ना आपकी स्टार्ट के अंदर आपने रखनी, तो 120,000 है, 120,000 है, ठीक है? अगर आप इस वक्त देखें तो 3% रिजेक्ट होती है, मतलब आपको डिवाइडेड बाय उसी तरह से करना है। अगर तो आउटपुट प्लस लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू इनपुट, यूँ लिख लो। अब आउटपुट आपको 120 चाहिए, अगर 3% है ऑफ x, कर लें ऐसे 0.03x इज इक्वल टू x, तो बताओ 0.97 से डिवाइड होना था ना, वही मैं डायरेक्ट करने लगा था, ठीक है? तो 120 डिवाइड बाय, उधर तो बड़ी अच्छी जगह बन गई थी, ऐसे करके लिख लिया था मुझे लगता है ना। ये देखो, ऐसे नहीं, यहाँ कहीं लिखा था, ये देखो, सुभान अल्लाह जी। तो ये 3% पे है एग्जिस्टिंग में, तो एग्जिस्टिंग में 120,000 डिवाइडेड बाय 0.97 करें। सोच लें, बेशक अपनी इक्वेशन रफ वर्किंग में बना लें और फिर कर लें, कोई मसला नहीं जी। 7 ये करना है वहाँ पे। वैसे तो ये क्या है जी? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग हम इतने यूनिट्स बनाते हैं, तो उसमें से 3,711 रिजेक्ट हो जाते हैं, बाकी फिर हम बेच देते हैं। अगर हम हायर कर लें सब्सिट्यूट लेबर, तो फिर मेरे दोस्तों इसको 1,20,000 यूनिट्स को लेने के लिए आपको 0.96 यानी कितने डिवाइड करें, कितने 1,25,000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। यानी अब आपके 5,000 यूनिट्स क्या हो जाएंगे? ये क्या है जी? चलें, नहीं रिजेक्शन तो है, ये कौन सा प्रपोज्ड प्रपोजल यही है ना? नहीं 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 नहीं, ये क्या है? ये सब्सिट्यूट लेबर। अच्छा, अब ये ना 2 ही ऑप्शंस बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 2 ही ऑप्शंस बन रहे हैं। एक ये है कि एग्जिस्टिंग पे रहें, और एग्जिस्टिंग पे रहते हुए ये देखो, आगे बताता हूँ। बहरहाल सब्सिट्यूट लेबर होगी तो 1,25,000, ओके डन। और अगली बात भी जहन में रखना, रिजेक्टेड यूनिट्स यहाँ पर भी बिक रहे हैं, तो अगर बिक रहे हैं तो एंड पे जाके इनको कॉस्ट में से माइनस कर देना, ये आपकी सेविंग है, ओके।
अच्छा, अब वो कहता है, ये सिचुएशन समझ आ गई कि लेबर स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड चाहिए हमें, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई लेबर टर्नओवर होगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एएल 4Cs, उनको नजर आ रहा है, 4C कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि लेबर टर्नओवर हाई होगा, और अगर लेबर टर्नओवर हाई हुआ तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट हायर करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूट लेबर, और अगर ये करेंगे तो फिर ये मसले आने। इसका मतलब ये जो यहां से लेकर यहां तक मैंने बात की है आपके साथ, यहां तक, ये यहां सारी बात ये किस लिए है अगर सब्स्टिट्यूट लेबर हायर होती है तो, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं हमें अपने एम्प्लॉयज़ बड़े अजीज हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन, क्या कौन सिचुएशन, लेबर टर्नओवर ना हो और हायर सब्स्टिट्यूट लेबर ना करें और ये वाले नुकसानात ना हो, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू रिवाइज द वेज प्लान एज फॉलोज। वो कहते हैं जी उनके लिए तनख्वाह बढ़ा दो, जाए ना 7% वेजेस बढ़ा दो, और पे करो प्रीमियम ऑफ ₹70 पर आवर सेव ऑफ स्किल्ड लेबर टू स्किल्ड लेबर हु मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्शन लेस देन प्रोडक्ट इन लेस देन 1.5 आवर। 1.5 घंटा ऊपर चाहिए था, जो 1.5 घंटे से कम टाइम में करें उनको जितने घंटे सेव करें ₹70 पर घंटा पे कर लो। ये बात समझ आई, ठीक है। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंट्रोडक्शन ऑफ अबव वेज प्लान वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्ड लेबर बाय, इसका मतलब अगर ये वाला आप इनपुट कर, ये वाला आप प्लान इंप्लीमेंट करते हैं तो वो जो 1.5 घंटे में काम कर रहे हैं वो उससे भी जल्दी काम करेंगे। 7%, देखो ना, 7% इंक्रीमेंट ऑफ वेज भी तो है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आपने बोनस रखा है तो लोग जल्दी काम कर रहे हैं, वैसे भी इंक्रीमेंट लग जाए तो मोटिवेट हो जाते हैं ना लोग, मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। तो ये वाला प्लान जब इंप्लीमेंट करेंगे तो स्किल्ड लेबर जो है वो उसकी एफिशिएंसी 6% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब 1.5 आवर्स की बजाय 1.5 आवर्स का 94% लगेगा। ये बात समझ आई? 1.5 आवर्स का 94% कितना बनता है वैसे बाय द वे? हैं 1.5 आवर्स पर यूनिट, ठहर जाना, पर यूनिट इंटू 94% इज इक्वल टू 1.41 लेबर आवर्स पर यूनिट। डन हो गया जी। तो ये सारी वर्किंग मैंने यहाँ पे कर दी। ये तो सिर्फ पढ़ते पढ़ते मैं टाइम ज़ाया करता हूँ, ऐसे ज़रा गोलियाँ करा रहा होता हूँ, बच्चे पूरे कर रहा होता हूँ, है ना। तो ये काम तो अब हमने असल में तो करना है वहीं पर, ठीक है जी। तो बहरहाल ये सारी बातें आपके सामने हैं। अब 2 सिचुएशंस बन गई हमारे पास, हमने प्रपोज प्लान और एग्जिस्टिंग को देखना है, ठीक है। कितना बोर वर्ल्ड कप है इस दफ़ा, वर्ल्ड कप हो रहा है, सही कह रहे हो, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। भाई मार्कर्स अगर कोई नहीं लाया तो आप ले आए। शुरू करें जी। मार्कर कोई भी नहीं है, जल्दी से। हाँ, आप आ गए हैं, ये आपकी मेहरबानी है भाई, ठीक है जी। बच्चों शुरू करें, आप बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। देखते हैं ज़रा क्या करते हैं आप लोग। ये आपका होमवर्क था बाय द वे। अब ये हो गया था, तुमने भी किया था, हो गया था। लो जी, काम करके आए आज, अच्छा काम। हफ्ते को आए थे ना तुम, ले लिया था तुम? सर आसिफ को बताता हूँ मैं, क्या मैं कहूँगा आप पूछें आज। हाँ, मैं तो सिंह निकले ना। यार बच्चे किधर है, क्यों नहीं आए? जल्दी करो। इवैल्यूएशन ऑफ proposed wage plan, जल्दी करें। एक आपका हायर सब्स्टिट्यूट लेबर बन गया, पहले यही कॉलम बना रहे हैं, ऊपर डाटा इसी का गिवन है, हायर सब्स्टिट्यूट लेबर, और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ रिवाइज वेज प्लान। बात समझ आई है ना? जो असल है वो तो गया, वो तो सिर्फ डाटा यूज होगा। जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उन्होंने अब ऐसे नहीं चलना, उनको चलाना है तो ये काम करना पड़ेगा, या फिर तैयार हो जाए, फेस द म्यूजिक, ठीक है भाई। आ रहे हैं मार्कर्स?
टर्म टेस्ट का बताता हूँ, जो हालात देख रहा हूँ मुझे लग रहा है जुमे पे ही रख लेता हूँ, फिर जब सोमवार हो जाना है तो सोमवार को तो हर किसी के अपने टेस्ट हैं, मुझे किसी ने लेने देना मेरे दिन में। इधर आए जरा जी, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर है जी। जी स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन 3, मैसी लिमिटेड। अच्छा मुझे नहीं लगता ये मेरे मार्कर तो नवे नकोर मार्कर हैं भाई, कोई चलते चलते मार्कर कोई नहीं। ये समझ आ गया भाई को मेरे मेरे मेरा वो देखें, वो ज्योमेट्री बॉक्स समझ आ रहा है जी, क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? ये किसी को ना समझ आया तो पूछ लें, समझ आ गया सब? ओके चले जी, नेक्स्ट है। अच्छा जी, इवेल्युएशन ऑफ वेज प्लान, ये तो अब नहीं सही। नए नकोर है ना असल में। जी बच्चों, क्या लिखा हुआ था उन्होंने, क्या करेंगे? लेबर कौन सी, सब क्या, सब्स्टिट्यूट लेबर। तो हायरिंग सब्स्टिट्यूट लेबर और रिवाइज्ड वेज प्लान एग्जिस्टिंग का, कुछ भी लिख दिया करें। असल में ना एग्जिस्टिंग और न्यू इसलिए नहीं कर सकते कि एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं। सब्स्टिट्यूट अलग है, एग्जिस्टिंग को तो रोकना है तो रिवाइज करना पड़ेगा उनका वेज प्लान, जरा इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, वेरी सिंपल। अगर आप हायर कर लाते हैं नई लेबर को तो ये मसला होगा, 4 किलो नहीं 4.04 किलो मटेरियल लगेगा, ठीक है, सही है ना। और अगर आप करंट वाली को ही रख लेते हैं तो उसको पेश एक ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मटेरियल फिर 4 किलो ही लगेगा, ठीक है। इंशाल्लाह सही होंगे यार। जी बच्चों, ठीक है भाई, ज़बरदस्त है, जज़ाकल्लाह। बताइएगा जी, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हायर कर लें हम सब्स्टिट्यूट लेबर को, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में सिर्फ पहले तरतीब इसकी थी ना, मैं इसलिए वो करवा रहा हूँ, बाकी को फर्क थोड़ा ही पड़ता है। सवाल में क्योंकि पहले डाटा इसका आ गया इसलिए मैं पहले बात भी इसी कर गया था, तो मैं वही पूरा करने लगा, ठीक है। अगर हम हायर करते हैं सब्स्टिट्यूट लेबर तो इनएफिशिएंसीज आएंगी, जिसमें पहली क्या है, रॉ मटेरियल की वेस्टेज 4 से 5% पे चली जाएगी, यानी 4 किलो से कुछ ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? अब लंबी कहानी कोई नहीं, अब सिर्फ इतनी सी बात, पहले बताओ टोटल यूनिट्स कितने? यार इसको ब्लैक से ही ना कर ले, नजर ही नहीं आ रहा जी। 1,20,000 यूनिट्स है, 1,20,000 यूनिट्स हमने बनाने, और हर यूनिट के ऊपर 4 किलोज नहीं बल्कि जी रिजेक्शन भी है। ओ माय गॉड, सवाल रुक गया। सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें क्या लफ्ज लिखा था वर्किंग वन में कल वाले सवाल के अंदर? टोटल प्रोडक्शन। सबसे पहला ये काम किया था, ये देखो टोटल प्रोडक्शन कितनी चाहिए, ये यूनिट्स के अंदर एग्जिस्टिंग रिवाइज्ड, ऐसे ही आज हमने बनाना है इसका भी, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए नोट कर लाया था, आपका बोर्ड है। टोटल प्रोडक्शन, भाई इसको ना रीफिल भी करना पड़ेगा मुझे लगता है, कोई एक आधा मार्कर ना इनमें से ले लो, ये करवा दो उनको रीफिल। ने कहे मैसेज कर दें बीबुल्ला को, बैठो नहीं ये इधर रखो, जब वो आए तो ये वाला उठा लें, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्शन, बल्कि इधर ही टोटल प्रोडक्शन हेडिंग क्या देनी जी। सब्स्टिट्यूट लेबर अगर हो तो
कितने प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, रिजेक्शन रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर रिवाइज करें वेज प्लान, तो रिवाइज वेज प्लान हो तो फिर आपको कुछ कम रिजेक्शन के साथ प्रोडक्शन करनी पड़नी है, लेकिन प्रोडक्शन में बहरहाल रिजेक्शन तो उसमें भी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने करना है, यहीं पे करना है, 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर हमें चाहिए, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, बहुत ही निका निका लिखा गया जी, ये वो क्या कह रहा है जी, अगर हम हायर करते सब्स्टिट्यूट लेबर को तो इंक्रीज हो जाएगा फिनिश गुड रिजेक्शन रेट फ्रॉम 3% टू 4%, यानी कि हमें यहाँ पर डिवाइडेड बाय, हो ही जाना यार, इधर जगह तंग है वर्किंग्स के लिए, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.96 कितना बनता है जी, 1,25,000 यूनिट्स हमें बनाने पड़ेंगे। और अगर हम इन्हीं को ही बहला फुसला कर रोक लें अपने पास, तो फिर 1,20,000 यूनिट्स बनाने हैं तो थोड़ी सी रिजेक्शन कम हो जाएगी, 1,20,000 चाहिए सॉरी, तो हमें कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, बोलो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 नहीं होता, 711 1 2 3 के बाद तो 4 5 6 होता है, तो 1,25,000 जज़ाकल्लाह जी। तो यहाँ पर हमें रुकावट पड़ गई, जब फिनिश गुड्स की रिजेक्शन आ जाए तो ये 120 गलत है, 120 तो बनना नहीं कि 120 का मटेरियल कॉस्ट ले, 120 की लेबर, बनने 125 हैं तो 125 का मटेरियल खरीदेंगे, 125 पे लेबर लगाएंगे, 125 को बनाने के लिए ओवरहेड्स लग रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 125 हो जाएगा। ये कहाँ से आया जी, ये जी वर्किंग नंबर 1 से आया एग्जामिनर भाई। उसके बाद ये 4 kgs जो हैं, अब ये 4 kgs नहीं रहने, ठीक है। इन 4 kgs को डिवाइड करेंगे जिस पर इसने जाना है, ये मटेरियल की बात हो रही है, मटेरियल 4% से 5% पे जा रही है वेस्टेज, तो जाना किस पे है, 5 पे, मौजूद इस वक्त किस पे है, 4 पे, तो जिस पे जाना है उसे ऐसे याद कर लो ना, जिस पे जाना है उसे डिवाइड कर लो, याद ही करना है, अब कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ है, तो जिस पे जाना है उससे डिवाइड कर दो, जिस पे मौजूद है उससे मल्टीप्लाई। जिस पे जाना है का मतलब ये नहीं है कि आप 5% से डिवाइड कर रहे हो, उसका मतलब मेरा यही है कि आपने 1 - 0.05 करना, ये आप जहन में रख लेना, अब जैसे भी याद रखना रख लो, ठीक है। तो 4 kgs नहीं लगना आप, बल्कि 4 kgs डिवाइड बाय जिस पे जाना है पॉइंट, जिस पे मौजूद है पॉइंट, अब ये आपने ना बस यहीं पर ऐसे ही लिख देना, ठीक है, डन हो गया। बोलो, तो जितना kg, ये 4.04 आंसर आ जाएगा आपका कैलकुलेटर पे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, चलो निकाल दो यार, ये लो ऐसे कर जी, कितना 4.042 kgs पर यूनिट आ गए, ठीक है जी। और हर kg कितने का है, इसमें इसके बारे में उसने नहीं कहा कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उतना ही जितना गिवन है, 100 रुपये पर kg, ₹100 पर kg। अच्छा, अब इधर देखो हुआ क्या है, 1,25,000 यूनिट्स जो है, 1,25,000 यूनिट्स बनाने थे, उसको छोड़ो, फिलहाल 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट निकाल लो, कि हमने 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट निकाली है, देखो रिवाइज वाली निकल आई है, और गौर से देखो, इसको छोड़ो, 4 किलो लगते थे वेस्टेज जब 4% थी, अब 4.04 2 किलो लगेंगे क्योंकि वेस्टेज बढ़ गई, अब 1 किलो कितने का आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये अब 1 यूनिट की कॉस्ट है, 1 यूनिट की मटेरियल की कॉस्ट ये है, बात समझ आती है। अब 1 यूनिट की ये है, लेकिन हम तो कितने बना रहे हैं, 1,20 1,25, बात समझ आ गई, ठीक है। बोलो 5,052, मैं 2 लिखने देना, पहले 5 बोली जाने, मुझे लग रहा था 5 है जी, 5,052 बड़ी मेहरबानी। भर दी इंक, ये भी चेक करवाने आए हो, सारे दे दो मुझे, मैं चेक करता रहूंगा, जज़ाकल्लाह। अब उम्मीद है आपको नहीं आना पड़ेगा। अच्छा जी, लेकिन दूसरा मामला क्या है, अगर साथ साथ करते चले ना, कि पहले इसको पूरा कर लें, साथ साथ करते, इसके बाद क्या आना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आनी है, वो भी करना चाह रहे हैं, कर लेते हैं, ठीक। अगर आप
इनको हायर करते हैं तो रिजेक्शन रेट बढ़ेगा, वो हमने एक 25 यूनिट्स लेकर कर लिया उसका असर, ठीक है। दूसरा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल बढ़ेगी, वो भी हमने जाके टैकल कर लिया। तीसरा, क्या कोई वेजेस का हेर फेर है? उन्होंने कहा था जी वेजेस के बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि इनको हम हायर कर सकेंगे रिगार्ड टू हायर सब्सिडी एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। अब यूनिट्स हमें मिल चुके हैं 1,25,000, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.5 आवर से। कोई इनएफिशिएंसी वक्त की नहीं कह रहे वो कि टाइम ज़्यादा लगाएंगे। अगर वो कहते कि मिसाल के तौर पे टाइम, ये साथ साथ तैयारी उन सवालों की भी करनी है जो पर्चे में आते हैं, ये तो नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता ही आएगा ना। वो यूं भी कह सकता था कि जब इनको हायर करेंगे तो एग्जिस्टिंग रेट ही होगा, लेकिन वो शायद 10% ज़्यादा वक्त लगा देंगे, तो हम कहते हैं 1.5 इंटू 1.1% करते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब 125 यूनिट्स, 125,000 यूनिट्स बनाएंगे, 1.5 घंटे एक यूनिट पर लगना है और 200 रुपये, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो वेजेस कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या वेजेस कॉस्ट आप लिख रहे हो ना यहाँ पर, आप आजकल वेजेस कॉस्ट लिख रहे होते हैं, तो डायरेक्ट लेबर ही लिख दो, लेबर कॉस्ट वेजेस कॉस्ट, ठीक है। चलो जी, कितने यूनिट्स? 1,25,000 यूनिट्स। अच्छा, अलग से वर्किंग करने की बजाय यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 1,25,000 डिवाइडेड बाय 0.96, सॉरी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.96, और आंसर भी ना लिखें, कैलकुलेटर खुद कर देगा आपको। पर्चे में यहाँ पे वर्किंग शो कर सकते हैं आप इतनी भी, ठीक है, अगर काबू हो तो, वरना ऐसे कर लें, क्योंकि बार बार देखना होता है तो अच्छा होता है एक छोटी सी वर्किंग साइड पे हुई पड़ी हो कि इस लेवल पे इतने यूनिट्स हैं, इस लेवल पे इतने, क्योंकि 1,23,000 या 1,25,000 कहीं भी सवाल में नजर नहीं आ रहे ना, 1,20,000 नजर आ रहे हैं, तो ये छोटी सी वर्किंग करके रख लेंगे, तो जहां जहां यूज करना होगा आप वो वहां से देखकर कर सकेंगे, ठीक है जी। यूनिट्स इतने बनने हैं और हर यूनिट के ऊपर देखो, जैसे 4 किलो एक यूनिट पर लगता है, 1.5 घंटा एक यूनिट पर लगता है, 4 किलो एक यूनिट पर लगते हैं 1.5 घंटा, वो 4 यूनिट में लॉस आ गया था तो उसको सही कर लिया यहाँ पर। अच्छा, इस तरह का लॉस जो है ये आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखेंगे, लेबर में भी आएगा। कैसे? वो ये कहेगा करंटली वो मिसाल के तौर पे 3% टाइम जो है अपना आइडल बैठे रहते हैं, ये वेला टाइम, ये नॉर्मल लॉस होता है ना, 3% टाइम वेला बैठे रहते हैं, नॉर्मल लॉस। अगर हम ये करेंगे तो ये 3 से 2 पे आ जाएगा या 3 से 5, ऐसा लेबर में भी हो सकता है सेम। तो सीखा है जगह, कई जगह इस्तेमाल होगा, फिलहाल नहीं है। 1.5 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू ₹200 पर लेबर आवर जी, 375,000 जी। इसके बाद वेजेस कॉस्ट आ जाएगी हमारी दूसरे ऑप्शन की, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट। अब ये सवाल के अंदर गिवन किस तरह से है? ओ यार ये तो बहुत आसान है। 125,000 यूनिट्स बनेंगे ना, और हर यूनिट के ऊपर 125 रुपये, सिंपल। तो 1,25,000 इंटू 1,25,000 यूनिट्स इंटू ₹125 पर यूनिट जी, बोलो 15, जल्दी कर लो यार, जिरकॉन वाला सवाल भी करना है अभी। 15625,000। खैर अगली क्लास मेरी अपनी है, कर लेंगे, जल्दी करो जी। क्या अंड्यू? ये तो कोई बात नहीं यार। नेक्स्ट कुछ है जी? और बस कुछ और भी है। हाँ, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अलग करके स्क्रैप माइनस कर दो या यहीं पर डायरेक्ट भी कर दो, काम चलेगा। करनी है टोटल? कर लो, चलो कल जैसा बिल्कुल बन जाए, मतलब पिछले सवाल जैसा बिल्कुल बन जाए। ये हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। सॉरी, इधर आओ। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, थोड़ी सी जगह छोड़ दें अगले वाले की भी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई जी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 105। इतनी ज्यादा? एक सिफर कम है मुझे लगता है। अब ठीक है, फिर भी काफी है। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिखा कि देखो बच्चों, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब अगर रिजेक्शन स्क्रैप के तौर पे ना बिकती तो बस यही कॉस्ट थी, लेकिन जब ये कॉस्ट आई है इन यूनिट से 125 यूनिट्स बनाने पर, और इसमें से 5,000 यूनिट से क्या हो जाने हैं? अब स्क्रैप हो जाने हैं, तो फिर बाकी ये कॉस्ट को कम नहीं, कॉस्ट सेव नहीं कर देंगे, ठीक है। तो लेस क्या कर देंगे हम? लेस कर दें इसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, स्क्रैप वैल्यू ऑफ
आज इसकी अलग से वर्किंग नहीं करते, यहीं पे करें, यहाँ पर करें जी। इधर देखो 1,25,000 माइनस 1,20,000, जो आंसर आया यानी 5,000 यूनिट्स, उसको ₹300 गिवन था ना, पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर बताएं। ले जी, इधर जगह छोड़ दें आप दूसरे वाले भाई के लिए, वो देख लेंगे, दूसरा भी निकालने की जरूरत नहीं, अभी तरतीब जो चल रही है वही चलने दो। और यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठहर जाओ पाइन, ठहर जाओ पाइन जी, आप बताएं। 10,215 डन जी। इसके नीचे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी जगह बच गई है जिस पे मैं इनको रिकमेंडेशन भी लिख दूंगा। चले जी, अब अगला काम शुरू करें जी। अगला काम देखते हैं मुश्किल है या ये मुश्किल था, क्या लगता है आपको? अगला ऑप्शन मुश्किल होगा या ये वाला मुश्किल था? अगला मुश्किल है, क्योंकि वो अभी किया नहीं है इसलिए, उसमें वर्किंग ज़्यादा है। चलें जी, शुरू कर दें फिर। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आप लोग लिखें, लिखें जी, जल्दी करें, मैं नहीं लिख रहा, आपके सामने सवाल है, जल्दी कर दें। जी बच्चों, भाई ये ना इस सिचुएशन में ख़ुद को ना डालें, भाई बचाएं खुद को, भाई बचाएं खुद को, ये 4 किलो से ज़्यादा ना लगने पाए, भाई खुद को बचाएं। ये 5,000 यूनिट्स रिजेक्शन हो रही है, इससे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी वेजेस बाय 7% और 70 रुपये पर आवर सेव्ड जो है वो आपको देना पड़ेगा एज एन इंसेंटिव। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये इंक्रीज़ कर देंगी एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल्ड लेबर बाय, ठीक है। अब ये सारी बातों से सबसे पहली बात तो ये पता लगी कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल यही रहेगी, 4 किलोस इंटू 200 रुपये 100 रुपये पर किलो, ठीक है। लेकिन यूनिट्स तो फिर भी 1,20,000 नहीं ना बनाने, यूनिट्स तो फिर भी 1,23,000, तो 1,23,711 यूनिट्स बनेंगे। वर्किंग वन दरम्यान में आ गई, काम चल गया, इनटू, और अब 4 kgs ही लगेंगे, ठीक है जी, और हर केजी 100 रुपये का ही है, ठीक है। आप अगर यूं करना चाहें उस जैसा, तो ये 1 यूनिट की कॉस्ट इंटू 1,23,000 यूनिट, डन हो गया। ऊपर जैसा मैंने बना दी, छोटी ब्रैकेट क्या बता रही है, 1 यूनिट पर कितना लगता है और उसके बाद कितने यूनिट टोटल बनाने हैं वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डन। बोलो 494400, सही है जी। पार्ट 2 शुरू करना है आप, कर दें।